हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोगों को? नमस्कार मेरा। आज हम लोग पिछले क्लास में जो देखे थे टॉपिक, अभी तक जो देखे थे, कहिए कि इस चैप्टर को जो स्टार्ट किए थे तो शुरू में ही बोले थे चैप्टर को 3 भाग में बांट करके देखेंगे, जिसमें से एक भाग था एडजॉर्प्शन या डिसोशन वाला टॉपिक, दूसरा भाग था उत्प्रेरक और तीसरा भाग होगा कोलॉइडल सॉल्यूशन। उस दिन भी बोले थे शुरू में भी। तो हम लोग यहाँ पर एक पार्ट खत्म कर चुके हैं, एडजॉर्प्शन वाला पार्ट खत्म कर दिए। एडजॉर्प्शन किसको कहते हैं, कितना टाइप है, क्या उसका कंडीशन है, वो सारा चीज हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखने जो जा रहे हैं सेकेंड पार्ट, और वो है कैटेलिस्ट और कैटेलाइसिस, उत्प्रेरक और उत्प्रेरण। कैटलिस्ट क्या किसको कहते हैं, कैटेलाइसिस क्या है, कितने टाइप के कैटेलाइसिस होते हैं, कितने टाइप के कैटलिस्ट होते हैं, कैसे काम करता है, बस इतना ही देखना है। उसके बाद फिर तब हम लोग थर्ड पार्ट में एंट्री मारेंगे, वो होगा कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कैटलिस्ट और कैटेलाइसिस के बारे में। तो हम लोग कैटेलिस्ट एंड कैटेलाइसिस, उत्प्रेरक तथा उत्प्रेरण। तो कहता है वैसे रासायनिक पदार्थ, पहले हम लोग ये बता दें इसके बारे में। सर्वप्रथम बर्जिलियस ने जानकारी दिया था। तो काफी पुराना थ्योरी है, बर्जिलियस साहब आज बहुत पुराने आदमी हैं। अब किसको कहते हैं तो वो जान लें। तो कहता है वैसे रासायनिक पदार्थ जो स्वयं किसी रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, परंतु उस प्रतिक्रिया के दर को परिवर्तित कर देते हैं, उसे या उस पदार्थ को उत्प्रेरक कहा जाता है। जबकि इस घटना को उत्प्रेरण कहा जाता है। तो दैट केमिकल सब्सटेंस which does not involve during any chemical reaction but changes rate of reaction
is called catalyst, and this phenomenon is called catalysis. कहते हैं कि दैट केमिकल सब्सटेंस, वैसे रासायनिक पदार्थ which does not involve during any chemical reaction, जो किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान इन्वॉल्व नहीं होते हैं, भाग नहीं लेते हैं, बट चेंजेज, परिवर्तित करता है किसको, रेट ऑफ रिएक्शन को, तो इज कॉल्ड कैटेलिस्ट, और दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड कैटेलाइसिस, और ये घटना कहलाएगा कैटेलाइसिस। तो हम लोग कह सकते हैं कि अर्थात उत्प्रेरक किसी रासायनिक प्रतिक्रिया के दर को बढ़ा या घटा सकता है, मतलब बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। पहले लिख लीजिए तब समझाते हैं। हो गया? तो हम लोग समझ लें, कहता है कि वैसे रासायनिक पदार्थ जो स्वयं किसी प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेगा, क्योंकि प्रतिक्रिया में जो भाग लेने वाला होता है उसको हम प्रतिकारक कहते हैं, और जो बनता है वो प्रतिफल है। ये पहले से हम लोग जान रहे हैं। अब उसमें भी अब यहाँ पर कोई ऐसा पदार्थ ला रहे हैं कि जो उस प्रतिक्रिया में तो भाग नहीं लेगा, लेकिन वहाँ उसकी उपस्थिति मात्र से, उसके पहुंचने मात्र से यदि रिएक्शन का रेट बढ़ जाए या घट जाए, परिवर्तित होगा, बढ़ना घटना मतलब परिवर्तित होना, तो परिवर्तित हो रहा है, तब वो पदार्थ कहलाएगा कैटलिस्ट, और ये घटना कहलाएगा कैटेलाइसिस। हम लोग अपने लाइफ में, अपने जीवन में कई लोगों से प्रेरित होते हैं, प्रेरणा तो लेते हैं हम लोग, वही प्रेरणा हुआ उत्प्रेरण। यहाँ पर कोई लोग अपने पापा से प्रेरित हैं, पापा के संघर्ष को देखते हुए उससे प्रेरणा लेकर के आगे की ओर बढ़ते हैं। भविष्य में कोई महान कार्य किए तो उनसे जब पूछा जाता है, इंटरव्यू लिया जाता है, तो बोलते हैं आप किससे प्रेरित थे? तो हम अपने पापा से प्रेरित थे। पापा को अपने कार्य को देखते हुए मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा था, वैसा फीलिंग हो रहा था, इसलिए मैं सोच रहा था कोई बड़ा मुकाम हासिल करूं। कोई मम्मी से प्रेरित है, कोई अपने परिवार के अन्य जनों से प्रेरित हैं, भाई से, बहन से, किसी से, उसको ये बनते हुए देखा तो मुझे लगा कि मैं भी बनूं। कुछ लोग पड़ोसी से प्रेरित हैं, कुछ लोग रिलेटिव से प्रेरित हैं, हमारे फलना मामा वगैरह सब जो भी है, मेरा भाई है, ये है, उनको देखे कि आईएएस बन गया तो मुझे भी लगा कि मैं भी आईएएस बन जाऊं, मुझे भी आईएएस की तैयारी करना है, यूपीएससी की तैयारी करनी है। उस हिसाब से मैंने संघर्ष रूप किया और आज रिजल्ट आपके सामने है। तो इस प्रकार से हर हालत में हम किसी से प्रेरणा लेते हैं, भले ही वो हमको उस अपने काम करने के दौरान वो इन्वॉल्व कहीं नहीं हुआ, लेकिन उसको देखने मात्र से हमारे शरीर में जो एनर्जी था वो एनर्जी अचानक जग जाता था। यदि हम सोए थे, रहते थे, और यदि उनकी आवाज़ सुन लेते थे या उनको देख लेते, फिर हमको जाकर के जो है कि तुरंत स्फूर्ति आ जाती थी उनको देखने के बाद, तो या उनके अनुभव होने के बाद या उनके बारे में जानकारी मिलने के बाद यदि हमको इस प्रकार का अनुभव होता है, तो वहां पर जाकर के जो है कि हम लोग क्या करते थे, फटाफट अपना आगे बढ़ जाते हैं और बढ़ करके उसके अनुसार से काम करते हैं। ये तो रेट बढ़ाने वाला है। कुछ हमारे समाज में ऐसा भी है जो रेट मेरा घटाता भी है, जो आपके जैसे फ्रेंड सर्किल में है, या जिसको आपसे कुछ बदले की भावना है, अब वो चाह रहा कि ये तरक्की ना करे, तो वैसे कंडीशन में आकर के मीठा मीठा वचन बोल करके आपको दूसरे काम में फंसा करके आपका मेन कार्य से दिमाग को हटा रहा है। आप जो काम करना चाहते हैं उसमें फटाक से टांग अड़ा देता है, उसमें नेगेटिविटी डाल देता है। यदि आप चाहते हैं कि हमको बीपीएससी कंप्लीट करना है,
अब वो आदमी आकर के बंदा जब जान गया कि आप बीपीएससी कंप्लीट करें, उसके दिमाग का तार हिल गया कि अब तो ये बीपीएससी कंप्लीट कर जाएगा जिस रफ्तार से पढ़ रहा है। तो वैसे कंडीशन में वो आकर के अपना बुद्धि लगाएगा। अब वो आपको क्या करेगा, निगेटिविटी डालता है, तुमसे नहीं होगा, बीपीएससी करना इतना आसान नहीं है, बहुत हार्ड है, बहुतों को देखे हैं करते हुए, वो पिछड़ गया, फिसल गया, मर गया, कट गया, कुछ न कुछ हमेशा मन में निगेटिविटी ही डाल रहा है। तो वो भी आपके लाइफ के लिए कैटलिस्ट है, लेकिन उल्टे मायने में। कोई फ्रेंड आपको पढ़ते हुए आकर के देख रहा है, उसको यदि बुरा लग रहा है तो वो आके अपना मोबाइल सेट लेके आया और आपको इन्वॉल्व कर रहा है कोई गेम खेलने में, कोई चीज वीडियो अपलोड करने में, वीडियो डाउनलोड करने में, कुछ न कुछ वीडियो देखने में कहीं न कहीं इन्वॉल्व कर रहा है। अब आप जो है थोड़ा देर के लिए यदि उसमें इन्वॉल्व हो गए और टारगेट लेके चले थे कि आज इतना सवाल हमको बनाना है, अब वो उसी टाइम में टपक गया और आपको इन्वॉल्व कर दिया उधर दूसरे काम में, आपका रफ्तार तो खत्म हो गया। फिर दूसरे दिन सोचा अच्छा ठीक है कल कर लेंगे, फिर एंड टाइम पर वो पहुंच गया। तो इस प्रकार से जो आज काम होना चाहिए था वो 3 दिन के बाद हो रहा है, इसका मतलब आपका रफ्तार को काफी धीमा कर दिया। तो वो भी कैटलिस्ट है, लेकिन वो कौन सा कैटलिस्ट है, तो निगेटिविटी डालने वाला कैटलिस्ट, अर्थात रेट को घटाने वाला। तो एक है रेट बढ़ाने वाला, दूसरा है रेट घटाने वाला। तो ये दोनों प्रकार का कैटलिस्ट होता है लाइफ में। तो उसी प्रकार यहां भी कहता वैसा पदार्थ जो है वो रेट को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। तो ये था परिभाषा उत्प्रेरक का और उत्प्रेरण का। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं उसके बाद। कैसे समझेंगे कि हाँ ये कैटलिस्ट का काम कर रहा है, तो वो जाकर के हम लोग यहां प्रैक्टिकली देखना पड़ता है। चलिए देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल कि बाई द वे हम लोग यहां एग्जाम्पल लेते हैं N2 + 3H2। अब ये विदाउट कैटलिस्ट है, रिएक्शन ऐसे करा रहे हैं, कैटलिस्ट नहीं लिए हैं। अमोनिया बनेगा ही, इसका अपना रेट R1 है। अब यही रिएक्शन N2 + 3H2, अब यहां कैटलिस्ट डाल रहे हैं कि बाय द वे Fe डाले और 2NH3 बना। अब यहां पर रेट = R2 है। तो कहता है कि यदि R1 ≠ R2, यदि दोनों बराबर है तब तो Fe का कोई योगदान नहीं है। लेकिन यदि दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों रेट बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है तो Fe क्या होगा, कैटलिस्ट। बराबर है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, यदि बराबर नहीं है तो इसका मतलब वो क्या है, कैटलिस्ट की तरह कार्य करता है। उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए आप लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं C2H4 + H2 विदाउट कैटलिस्ट। C2H6 यहां बन रहा है, अब इसका रेट R1 है। अब इसी C2H4 + H2 अब यहां पर निकेल डाल दिए और उसके बाद इसका रेट R2 हो जाता है, C2H6 ही बनाता है। तो रिएक्टेंट वही है, प्रोडक्ट वही है। यहाँ विदाउट कैटलिस्ट, यहाँ कुछ पदार्थ हम डालने के बाद यदि हमको ये पदार्थ बन रहा है लेकिन रफ्तार चेंज हो रहा है, तो यदि R1 ≠ R2 तो निकेल यहाँ पर क्या काम कर रहा है, कैटलिस्ट का काम कर रहा है। तो इस प्रकार से जितने भी एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे सब में, जैसे यहां पर हम लोग लिए
2KClO3 विदाउट कैटलिस्ट यहां नहीं लिए हैं, 2KCl प्लस 3O2। अब यहां पर रेट इक्वल टू R1 है। अब यही चीज 2KClO3 2KCl प्लस 3O2। अब यहां पर कैटलिस्ट MnO2 डाल रहे हैं, रेट इक्वल टू R2 है। कहता है कि यदि R1 इक्वल टू R2 नहीं है तो MnO2 क्या होगा, कैटलिस्ट का काम करेगा। तो जितने भी सब्सटेंस इस प्रकार से यदि रेट को चेंज कर रहा है, या तो रेट को बढ़ा देता है या रेट को घटा देता है, तो वैसे स्थिति में वैसे सब्सटेंस को हम लोग क्या कहेंगे, कैटलिस्ट कहेंगे। जो यहाँ पर एग्जाम्पल में दिखलाई पड़ रहा है, यदि बराबर होता रेट दोनों ही स्थिति में तब वो कैटलिस्ट नहीं होगा, लेकिन यदि रेट बराबर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट की तरफ वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल देखे कैटलिस्ट का, और ये घटना सब कहलाएगा, सबको जितना भी एक घटना इस तरह घटित हो रहा है, ये घटना है कैटेलाइसिस या उत्प्रेरण का। तो जो घटना घटित हो रहा है उत्प्रेरण, और जो पदार्थ यहाँ पर यूज किए MnO2, निकेल, Fe, ये सब का सब क्या है, कैटलिस्ट। ठीक है, लिखिए। हो गया? अब है टाइप्स ऑफ कैटेलाइसिस। उत्प्रेरण के प्रकार। तो उत्प्रेरण का प्रकार, उत्प्रेरण को कितने भाग में बांट रहे हैं, तो वो यहाँ कई भाग में हैं। उसी में से सबको एक एक करके देखते जा रहे हैं कि कौन कौन सा पार्ट है। तो यहाँ पर लिखेंगे उत्प्रेरण को निम्नांकित भागों में बांटा गया है। पहला नंबर होमोजीनियस कैटेलाइसिस, समांगी उत्प्रेरण। तो कहता है उत्प्रेरण की वह घटना जिसके दौरान प्रतिकारक प्रतिफल तथा उत्प्रेरक का भौतिक अवस्था आपस में समान हो
उसे समांगी उत्प्रेरण कहा जाता है। जब प्रतिकारक और प्रतिफल और उत्प्रेरक तीनों का भौतिक अवस्था जब आपस में समान रहेगा तो इस घटना को हम लोग कहेंगे समांगी उत्प्रेरण। एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहां पर देखें कि जैसे हम लोग लेते हैं SO2 गैस है, O2 गैस है, NO गैस है और 2SO3 ये भी गैस है। दूसरा कि जैसे यहां पर हम लोग लें CH3 COOC2H5 लिक्विड है, H2O लिक्विड है, H2SO4 ये भी लिक्विड है, C2H5OH लिक्विड है, CH3COOH ये भी लिक्विड है। इसी प्रकार से 2CO गैस, O2 गैस, NO ये भी गैस और 2CO2 गैस। तो सब देख रहे हैं सेम फिजिकल स्टेट, चाहे वो रिएक्टेंट हो, प्रोडक्ट हो या कैटलिस्ट हो। तो प्रतिकारक, प्रतिफल और ये उत्प्रेरक सब देखिए यहाँ LL नजर आ रहा है ना आप लोग को, यहां सब में देखिए GG नजर आ रहा है, G मतलब गैस, यहां भी सब में GG नजर आ रहा है गैस। तो या तो सब में सॉलिड है तो सब में सॉलिड, सब में लिक्विड रहेगा तो सब में लिक्विड, गैस रहेगा तो सब में गैस। इस प्रकार से सेम फिजिकल स्टेट यदि सभी घटक का रहेगा, चाहे वो प्रतिकारक हो, चाहे वो प्रतिफल हो या उत्प्रेरक हो, सबका एक ही रहेगा सब कुछ फिजिकल स्टेट, तो वैसे घटना को हम लोग कहेंगे समांगी उत्प्रेरण, जिसमें हर तरफ से सब कुछ समान नजर आ रहा है। अब इसी का हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इसका सिद्धांत क्या कह रहा है, कैसे कार्य करता है। हम लोग को सब कुछ साथ देखते हुए चलना है कि कैटलिस्ट कार्य कैसे कर रहा है, कैटलिस्ट के कार्य करने की प्रणाली क्या है। खाली बस ऐसे टाइप जानने से नहीं है, जैसा क्वेश्चन आएगा उसके आधार पर हम लोग जानेंगे। कुछ लोगों का जो है जो भी हो आगे टारगेट सिचुएशन के देखने के अनुसार से हो सकता है 2, 4, 5, 10 का हो, लेकिन टारगेट यदि कहीं कोई अच्छा हो तो वैसे कंडीशन में अच्छे के लिए भी हमको यहाँ पर थोड़ा सा और गहराई से देख लें कि इसमें सिद्धांत देखते हैं कि कार्य कैसे करता है, उसी की जानकारी हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं। तब फिर दूसरे टाइप में घुसेंगे, तो पहले इसको लिख लें। हो गया, चलिए तो आगे हेडिंग देते हैं हम लोग थ्योरी ऑफ, अभी होमोजीनियस में ही है, कैटालाइसिस। समांगी उत्प्रेरण के सिद्धांत। कि जैसे यहां पर हम लोग
इस सिद्धांत के बारे में क्लीमेंट तथा डिजॉर्म्स ने जानकारी दिया था। दो साइंटिस्ट है, एक डिजॉर्म्स है और दूसरा क्लीमेंट। इन दोनों ने पहले जानकारी दिया कि कैसे काम करता है। इस सिद्धांत के अनुसार सर्वप्रथम प्रतिकारक तथा उत्प्रेरक के अणु आपस में मिलकर एक, या हम लोग कह सकते हैं अधिक ऊर्जा युक्त एक नया पदार्थ बनाता है जिसे जो हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे इंटरमीडिएट। अब कहाँ पढ़े हैं तो केमिकल काइनेटिक्स में एक सिद्धांत दिए थे, इंटरमीडिएट कहा जाता है। एक सिद्धांत वहां पर दिए थे, एक थ्योरी पढ़े बताए थे, वहां पर दो थ्योरी वहां बताए थे, एक संघात सिद्धांत या संघट सिद्धांत कोलिजन थ्योरी और दूसरा ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी संक्रमण अवस्था सिद्धांत। तो ये संक्रमण अवस्था सिद्धांत से प्रेरित है, उसी से रिलेटेड है। यहाँ बताया कि प्रतिकारक और उत्प्रेरक के अणु आपस में मिलकर क्या बनाता है, एक नया पदार्थ बनाता है जिसका एनर्जी क्या होगा, हाई रहेगा। अर्थात ख्याल कीजिए वहां बताए थे एक्साइटेड स्टेट में रहेगा। ग्राउंड स्टेट में पहले था, लो एनर्जी लेवल में था, अब जा रहा कहाँ, हाई एनर्जी लेवल में, अर्थात एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया। अब उसके बाद तब इंटरमीडिएट पुनः उत्प्रेरक को मुक्त कर फिर उत्प्रेरक को रिलीज कर दिया, प्रतिफल बनाता है। ठीक है, जैसे यहां पर हम लोग देखते हैं कि दैट इज A प्लस बी, इधर ए बी, इधर कैटलिस्ट एक्स का यूज किया जा रहा है। ये रिएक्शन है। अब इसका मैकेनिज्म देखें इस सिद्धांत के आधार पर तो दो स्टेप में काम हो रहा है। स्टेप फर्स्ट, A प्लस एक्स, ये रिएक्टेंट है, ये कैटलिस्ट है और इधर बनाया AX, ये स्लो रिएक्शन है। अब उसके बाद स्टेप 2 जो वहां बताए थे वेग निर्धारक पद, तो वेग निर्धारक पद भी इसमें क्लियर हो जाएगा। फिर एक बार AX, अब ये जो B बचा, ये दोनों मिलके आपस में रिएक्शन यहां किया, AB बनाया प्लस X बनाया, तो ये है प्रोडक्ट, प्रतिफल। ये फास्ट है, ये हो गया आपका इंटरमीडिएट, या यहीं पर लिख दे नीचे में, यहां पर ये यहां पर इंटरमीडिएट। ठीक है, अब यहां पर ये दो स्टेप में काम हो रहा है, तो रिएक्शन स्लो इसका है, फास्ट इसका है। तो वहां बताए थे कि जो स्लोअर स्टेप होगा
वही उसके रेट को निर्धारित करेगा। तो इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन यदि देखा जाएगा तो बराबर ए का मोलर सांद्रण इंटू एक्स का मोलर, मतलब हमको इससे मतलब है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो इस प्रकार से हमको यहाँ पर जाके देख रहे हैं कि इस प्रकार से हमको रिएक्शन का मैकेनिज्म दिखाई पड़ रहा है, इस प्रकार से काम करता है। चलिए लिखिए इसको जल्दी से। हो गया? अब हम लोग यहां पर देखते हैं एग्जाम्पल। तो जैसे यहां पर एग्जाम्पल लें C2H5O C2H5 C2H5OH का 2 मोलेकुल लिक्विड स्टेट में है। अब यहाँ H2SO4 ये भी लिक्विड है, C2H5O ये भी लिक्विड बन रहा है, H2O ये भी लिक्विड बन रहा है। तो समांगी है चारों तरफ, माने सबका रिएक्टेंट प्रोडक्ट सबका जो है कि फिजिकल स्टेट सेम है, सब लिक्विड में है। अब ये इसका मैकेनिज्म जो ऊपर हम लोग देखे, तो स्टेप फर्स्ट, तो ये इथाइल अल्कोहल H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा, जुड़ेगा, एक इंटरमीडिएट बनाएगा C2H5HSO4 प्लस H2O। यहाँ का एक H, यहाँ का OH मिलके H2O बना दिया, बाकी सब जुट गया। ये स्लो है। अब उसके बाद स्टेप 2, फिर एक बार C2H5OH जो बचा है इसके साथ इंटरमीडिएट के साथ रिएक्शन किया, फास्ट स्टेप है, ये फास्ट रिएक्शन है। अब यहां पर ईथर बनाया प्लस एक H और एक HSO4 मिलके H2SO4 बना दिया। अब ओवरऑल हम लोग जो देख रहे हैं तो ये C2H5HO कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो है 2 मोलेकुल C2H5OH, H2SO4 इस साइड भी है, इस साइड भी है, तो मतलब ये बचा रह गया। मैंने रिएक्शन में जो कहते हो इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, कहने का मतलब जितना लिए उतना ही बचा रह गया। इसका मतलब प्रतिक्रिया में भाग नहीं ले रहा है, वो क्या हो रहा है, कैटलिस्ट है। अब यहाँ बच गया C2H5O C2H5 प्लस H2O। ठीक है, इस प्रकार से आगे हम लोग यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दूसरा एग्जाम्पल लें कि जैसे यहां पर हम लोग लेते हैं 2SO2 गैस, O2 गैस, गैस NO कैटलिस्ट है, ये भी गैस। अब इसका मैकेनिज्म देखें, क्रियाविधि, स्टेप फर्स्ट,
पहले जो है O2 और NO रिएक्शन करता है और 2NO2 बनाता है। ये स्लो है। अब उसके बाद स्टेप 2, तो यहां पर ये इंटरमीडिएट बन गया। इसमें जो है ये इंटरमीडिएट, अब उसके बाद स्टेप 2 में क्या हो रहा है कि ये जो SO2 है इस NO2 के साथ संयोग करेगा और ये फास्ट रिएक्शन है, ये बनाता है SO3 प्लस NO। अब यहां पर NO2 2 है, यहां NO2 1 है, तो इसको मल्टीप्लाई करें 1 से और इसको मल्टीप्लाई करें 2 से, ओवरऑल ये जाकर के NO2 कैंसिल हो गया, NO दोनों साइड कॉमन है, तो बचा क्या खाली 2SO2 प्लस O2 2SO3, अब बीच में NO कैटलिस्ट के रूप में। तो ये ओवरऑल यही रिएक्शन हमको कंप्लीट प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से मैकेनिज्म के साथ, क्रियाविधि के साथ इस प्रकार से टूटता है कोई भी रिएक्शन और फाइनली प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पर हमको ये सिर्फ दिखलाना है कि कैटलिस्ट जो भी लिए, यहाँ NO कैटलिस्ट लिए तो शुरू में लगा कि रिएक्शन में भाग ले रहा है, लेकिन फाइनल फिर NO प्राप्त हो ही रहा है, तो इसका मतलब है रिएक्शन में भाग नहीं ले रहा है। जरा भी खत्म, माने कैटलिस्ट का एक विशेषता है कि उसका जितना अमाउंट हम प्रारंभ में नापेंगे उतना ही अमाउंट बाद में भी नजर आएगा। कहीं भी रिएक्शन में एक छटांक भी खर्चा नहीं होता है। तो वैसे कंडीशन में यही प्रूव करता है कि वो रिएक्शन में भाग लेता नहीं है। भले अंदर में लग रहा है कि भाग ले रहा है, लेकिन फाइनल जो दिखाई पड़ रहा है वहां पर रिएक्शन में भाग नहीं ले रहा है। तो ये था आपका होमोजेनियस कैटालिसिस का मैकेनिज्म। लिख लीजिए इसको। हो गया? विसमांगी उत्प्रेरण। तो कहता है उत्प्रेरण की वैसी घटना जिसके दौरान प्रतिकारक, प्रतिफल तथा उत्प्रेरक का भौतिक अवस्था आपस में समान नहीं हो, उसे विसमांगी